अध्याय 30। सिवेरस स्नेप का भागना। जिस पल एलेक्टो ने अपनी बाह के निशान को उंगली से दबाया, हैरी के माथे का निशान बुरी तरह जलने लगा। तारों भरा कमरा ओझल हो गया। अब वह चट्टान के पास खड़ा था और उसके चारों तरफ समुद्र हिलोरे मार रहा था। उसके दिल में विजय का उल्लास था। उन्होंने लड़के को पकड़ लिया। एक जोरदार धमाके की आवाज हैरी को उस जगह लौटा लाई जहां वह खड़ा था। उसने अपनी छड़ी उठाई, लेकिन एलेक्टो कैरो पहले ही आगे की तरफ गिर रही थी। वह इतनी जोर से जमीन पर गिरी कि किताबों की अलमारियों के कांच खड़खड़ाने लगे। मैंने डीए की प्रैक्टिस के अलावा कभी किसी को स्तब्ध नहीं किया, लूना ने कहा, जो थोड़ी दिलचस्पी भरे अंदाज में बोल रही थी। इसमें मेरी उम्मीद से ज्यादा शोर हुआ और निश्चित रूप से छत कांपने लगी। ऊपर के कमरों की तरफ जाने वाले दरवाजे के पीछे कदमों की आवाज तेज होती जा रही थी। ऊपर सोने वाले चीलघात के विद्यार्थी एलेक्टो के गिरने की आवाज से जाग गए थे। लूना, तुम कहाँ हो? मुझे चोगे के नीचे छिपाओ। लूना ने चोगा थोड़ा ऊपर कर लिया, जिससे उसके पैर दिखने लगे। हैरी जल्दी से उसके पास पहुंच गया और लूना ने चोगा दोनों पर डाल लिया। तभी दरवाजा खुला और चीलघात के विद्यार्थी रात के कपड़ों में कॉमन रूम में आ गए। एलेक्टो को बेहोश पड़ा देखकर हैरानी भरी आहों और चिल्लाने की आवाजें होने लगी। धीरे धीरे वे एलेक्टो के पास पहुंच गए। ऐसा लग रहा था जैसे वे किसी जंगली जानवर के पास जा रहे हों, जो किसी भी पल जाग कर उन पर हमला कर सकता था। फिर फर्स्ट ईयर का एक बहुत ही बहादुर लड़का हिम्मत करके उसके पास आया और अपने पैर से उसकी कमर को कुरेदने लगा। मुझे लगता है वो मर गई है, वो खुशी से चिल्लाया। ओह देखो, लूना खुशी से फुसफुसाई जब चीलघात के विद्यार्थी एलेक्टो को घेर कर खड़े थे। वे कितने खुश हैं। हाँ, बहुत बढ़िया। हैरी ने अपनी आंखें बंद की और जब उसका निशान फड़का तो उसने वोल्डेमॉर्ट के दिमाग में दोबारा घुसने का फैसला किया। वो पहली गुफा की सुरंग में आगे बढ़ा। हॉगवर्ट्स जाने से पहले वो लॉकेट को देखना चाहता था, लेकिन उसमें ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। कॉमन रूम के दरवाजे पर दस्तक हुई और चीलघाट का हर विद्यार्थी अपनी जगह पर मूर्ति की तरह जम सा गया। हैरी को दूसरी तरफ से धीमी संगीतमय आवाज सुनाई दी, जो चील वाली सांकल से निकल रही थी। गायब हुई वस्तुएं कहाँ जाती हैं? मुझे नहीं पता, इसे बंद करो। एक रूखी आवाज गुर्राई, जो हैरी जानता था कि एमिकस कैरो की थी। अलेक्टो, अलेक्टो, क्या तुम वहां हो? क्या तुमने उसे पकड़ लिया है? दरवाजा खोलो। चीलघात के विद्यार्थी अब दहशत में फुसफुसा कर बातें कर रहे थे। फिर बिना किसी चेतावनी के जोरदार धमाके होने लगे, जैसे कोई दरवाजे पर गोलियां बरसा रहा हो। अलेक्टो, अगर शैतानी शहंशाह आ गए और हमारे पास पॉटर नहीं हुआ तो क्या होगा? क्या तुम यह चाहते हो कि हमारा हाल भी वैसा ही हो जैसा मेल्फॉय परिवार का हुआ है? मेरी बात का जवाब दो। एमिकस गरजा और उसने दरवाजे को पूरी ताकत से हिलाया, लेकिन यह नहीं खुला। चीलघात के सभी विद्यार्थी पीछे हट रहे थे और उनमें से सबसे ज्यादा डरे हुए कुछ विद्यार्थी सीढ़ियों पर चढ़कर अपने कमरों की तरफ जाने लगे थे। हैरी के दिमाग में विचार आया कि वह दरवाजा धड़ाम से खोलकर एमिकस को स्तब्ध कर दे, लेकिन इससे पहले कि हैरी या एमिकस और कुछ कर पाए, दरवाजे के पास से एक और बहुत जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। क्या मैं पूछ सकती हूँ कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं, प्रोफेसर कैरो? इस कमबख्त दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रहा हूँ, एमिकस चिल्लाया। जाकर फिल्ट्रिक को बुला लाओ, उससे दरवाजा खुलवाओ अभी। लेकिन तुम्हारी बहन तो अंदर होगी, प्रोफेसर मैकगोनागल ने पूछा। क्या प्रोफेसर फिल्ट्रिक ने तुम्हारे बहुत आग्रह करने पर आज शाम को उसे अंदर नहीं घुसाया था? वह तुम्हारे लिए दरवाजा खोल देगी, फिर तुम्हें आधे महल को जगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मूर्ख औरत, वह जवाब नहीं दे रही है। तुम इसे खोलो। ओह, इसे खोलो अभी। निश्चित रूप से, अगर तुम ऐसा चाहते हो, प्रोफेसर मैकगोनागल ने काफी ठंडेपन से कहा। उन्होंने सांकल से हल्की सी दस्तक दी और संगीतमय आवाज ने दोबारा पूछा, गायब हुए वस्तुएं कहाँ जाती हैं? अस्तित्वहीनता में, यानी हर चीज में, प्रोफेसर मैकगोनागल ने जवाब दिया। बहुत अच्छे तरीके से कहा, चील की सांकल ने जवाब दिया और दरवाजा खुल गया। चीलघात के बच्चे कुछ विद्यार्थी सीढ़ियों की तरफ भागे। जब एमिकस अपनी छड़ी लहराता हुआ चौखट के पार आया, उसके कंधे भी उसकी बहन की तरह ही झुके हुए थे। उसका मोटा चेहरा पीला था। उसकी छोटी आंखें तत्काल फर्श पर पसरी एलेक्टो पर पड़ी। उसने गुस्से और डर भरी चीख निकाली। इन शैतान विद्यार्थियों ने क्या कर डाला? वह चीखा। मैं उन सभी को यातना दूंगा जब तक कि वे मुझे यह नहीं बता देते कि यह किसने किया है, और शैतानी शहंशाह क्या कहेंगे।
वह अब चिल्लाया और अपनी बहन के पास खड़े होकर अपना माथा पीटने लगा। हमारे पास पॉटर नहीं है और इन लोगों ने मेरी बहन को मार डाला है। वह सिर्फ स्तब्ध हुई है, प्रोफेसर मैकगोनिगल ने अधीरता से कहा, जो इलेक्ट्रो की जांच करने के लिए झुक गई थी। वह बिल्कुल सही सलामत है। नहीं, वह बिल्कुल सही सलामत नहीं है, एमिकस गरजा। शैतानी शहंशाह के आने के बाद तो बिल्कुल नहीं। उसने उन्हें बुलाया है। मुझे अपना निशान जलता महसूस हुआ। शैतानी शहंशाह को लग रहा होगा कि हमने पॉटर को पकड़ लिया है। पॉटर को पकड़ लिया है? प्रोफेसर मैकगोनिगल ने तीखे लहजे में पूछा। तुम्हारा क्या मतलब है, पॉटर को पकड़ लिया? शैतानी शहंशाह ने हमें बताया था कि पॉटर चीलघात की मीनार में घुसने की कोशिश कर सकता है। उन्होंने यह भी कहा था कि अगर हम पॉटर को पकड़ लें तो उन्हें खबर कर दें। हैरी पॉटर चीलघात की मीनार में घुसने की कोशिश क्यों करेगा? पॉटर तो मेरे हाउस में है। हैरी को उनकी आवाज में अविश्वास और गुस्से के नीचे थोड़े से गर्व की खनक भी सुनाई दी। उसके मन में मिनर्वा मैकगोनिगल के प्रति स्नेह उमड़ने लगा। हमें बताया गया था कि वह यहाँ आ सकता है, एमिकस ने कहा। मैं नहीं जानता कि क्यों। प्रोफेसर मैकगोनिगल उठकर खड़ी हुई और उनकी मनकेदार आंखें कमरे में चारों तरफ घूमी। 2 बार वे उस जगह पर से गुजरी जहां हैरी और लूना खड़े थे। हम इसका दोष बच्चों पर मर सकते हैं, एमिकस ने कहा, जिसके सुअर जैसे चेहरे पर अचानक चालाकी का भाव आ गया था। हाँ, हम यही करेंगे। हम कहेंगे कि इलेक्ट्रो को बच्चों ने घेर लिया था, ऊपर वाले बच्चों ने। उसने ऊपर तारों भरी छत की तरफ देखकर कमरों की तरफ इशारा किया। और हम कहेंगे कि उन्होंने उसे अपना निशान दबाने के लिए मजबूर कर दिया और इसलिए उन्हें यह झूठी खबर मिली है। वे उन बच्चों को सजा दे सकते हैं। 2-4 बच्चे कम या ज्यादा होने से क्या फर्क पड़ता है? फर्क सिर्फ झूठ और सच का है, बहादुरी और कायरता का है, प्रोफेसर मैकगोनिगल ने कहा, जिनका चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया था। संक्षेप में, यह ऐसा फर्क है जिसे तुम या तुम्हारी बहन नहीं समझ सकते हैं। लेकिन मैं एक चीज बिल्कुल साफ साफ बता देना चाहती हूँ, तुम अपनी अयोग्यताओं का दोष हॉगवर्ट्स के विद्यार्थियों पर नहीं मर सकते। मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगी। क्या कहा? एमिकस आगे बढ़ा जब तक कि वह आक्रामक रूप से प्रोफेसर मैकगोनिगल के बिल्कुल करीब नहीं पहुंच गया। अब उसका चेहरा उनके चेहरे से बस कुछ इंच दूर था। वे पीछे नहीं हटी, बल्कि उसकी तरफ ऐसे देखा जैसे वह कोई गंदी चीज हो जो उन्हें लैट्रिन की सीट में फंसी दिखी हो। इस मामले में तुम्हारी इजाजत मांग कौन रहा है, मिनर्वा मैकगोनिगल? तुम्हारा दौर खत्म हो चुका है। अब यहाँ हमारा शासन चलता है। या तो तुम मेरा साथ दोगे या फिर तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। और फिर उसने उनके चेहरे पर थूक दिया। हैरी चोगे में से बाहर निकला और अपनी छड़ी उठाकर बोला, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। जैसे ही एमिकस घूमा, हैरी चिल्लाया, पीड़ित तो। प्राणभक्षी फर्श से ऊपर उठ गया। डूबते हुए आदमी की तरह वह हवा में तड़पते हुए दर्द से करहाने और बिलबिलाने लगा। फिर कांच के टूटने की आवाज के साथ वो किताबों की एक अलमारी के सामने वाले हिस्से से टकराया और बेहोश होकर फर्श पर गिर पड़ा। अब समझा कि बेllatrix का क्या मतलब था, हैरी ने कहा, और उसके दिमाग में खून तेज रफ्तार से दौड़ रहा था। आपके मन में सचमुच चोट पहुंचाने की इच्छा होनी चाहिए। पॉटर, प्रोफेसर मैकगोनिगल अपने सीने पर हाथ रखते हुए फुसफुसाई। पॉटर, तुम यहाँ क्या, कैसे? उन्होंने खुद को संभालने की कोशिश की। पॉटर, यह मूर्खतापूर्ण है। उसने आपके चेहरे पर थूका था, हैरी ने कहा। पॉटर, मैं तुम्हारी बहादुरी की काबिल तारीफ है, लेकिन क्या तुम्हें एहसास नहीं है? हाँ, मुझे है, हैरी ने उन्हें तसल्ली देते हुए कहा। न जाने क्यों उन्हें दहशत में देखकर वो संभल गया था। प्रोफेसर मैकगोनिगल, वोल्डेमॉर्ट आ रहा है। ओह, तो क्या अब हमें उसका नाम लेने की इजाजत है? लूना ने थोड़ी दिलचस्पी के साथ पूछा और अदृश्य चोगा उतार दिया। दूसरे भगौड़े के दिखने से प्रोफेसर मैकगोनिगल चकरा गई और लड़खड़ा कर पास वाली कुर्सी पर लुढ़क गई। उन्होंने अपने पुराने चौकड़ी वाले ड्रेसिंग गाउन के गले को पकड़ लिया। मुझे नहीं लगता कि अब इससे कोई फर्क पड़ता है कि हम उसे किस नाम से पुकारते हैं, हैरी ने लूना से कहा। वो पहले से ही जानता है कि मैं यहाँ हूँ। हैरी के दिमाग का एक दूर वाला हिस्सा जो उस जलते निशान से जुड़ा था, वोल्डेमॉर्ट को भुता हरी नाव में तेजी से अंधेरी झील में जाते देख रहा था। वह उस टापू पर पहुंचने ही वाला था जहां पत्थर का पात्र रखा था। तुम्हें भागना होगा, प्रोफेसर मैकगोनिगल ने फुसफुसा कर कहा। अभी, पॉटर, तुम जितनी जल्दी हो सके यहाँ से भाग जाओ। मैं नहीं भाग सकता, हैरी ने कहा। मुझे कुछ करना है। प्रोफेसर, क्या आप जानती हैं कि चीलघात का किरीट कहाँ है? चीलघात का किरीट? जाहिर है नहीं, वह तो सदियों पहले खो गया था। वे थोड़ी सीधी हुई।
पॉटर, यह पागलपन है, सरासर पागलपन है कि तुम महल में घुस आए। मुझे आना पड़ा, हैरी ने कहा। प्रोफेसर, यहाँ ऐसी कोई चीज छिपी है जो मुझे खोजनी है, और यह किरीट हो सकता है। काश मैं प्रोफेसर फिल्टविक से बात कर सकूं। किसी के हिलने की झलक दिखी और कांच टूटने की आवाज आई। एमिकस होश में आ रहा था। इससे पहले कि हैरी या लूना कुछ कर सके, प्रोफेसर मैगोनिकल उठ खड़ी हुई और अपनी छड़ी शिथिल प्राणभक्षी की तरफ करके बोली, सम्मोहित हो। एमिकस उठकर अपनी बहन के पास गया और उसकी छड़ी उठाकर प्रोफेसर मैगोनिकल को थमा दी। साथ ही उसने अपनी छड़ी भी उनके हवाले कर दी। इसके बाद वह इलेक्ट्रो के पास फर्श पर लेट गया। प्रोफेसर मैगोनिकल ने दोबारा छड़ी लहराई। हवा में से चमकती चांदी की रस्सी प्रकट हुई, जिसने कैरो भाई बहन को कसकर बांध दिया। पॉटर, प्रोफेसर मैगोनिकल ने कैरो भाई बहन को बहुत उदासीनता से देखने के बाद उसकी ओर मुड़ते हुए कहा, अगर तुम जानते हो कौन को सचमुच मालूम है कि तुम यहाँ हो। उसी समय हैरी के दिमाग में दर्द भरा गुस्सा दस्तकने लगा, जिससे उसका निशान बुरी तरह जलने लगा। पल भर के लिए वह पात्र को देख रहा था, जिसका काढ़ा साफ हो गया था और पात्र की सतह में नीचे रखा सुनहरा लॉकेट गायब हो चुका था। पॉटर, तुम ठीक तो हो? एक आवाज आई और हैरी वापस महल में लौट आया। खुद को संभालने के लिए उसने लूना का कंधा पकड़ लिया था। समय खत्म हो रहा है, वोल्डेमॉर्ट करीब आ रहा है। प्रोफेसर, मैं डंबलडोर के आदेश पर काम कर रहा हूँ। मुझे वह चीज खोजनी है जिसे खोजने का काम उन्होंने मुझे सौंपा है। लेकिन जब मैं महल की तलाशी लूंगा तो मैं विद्यार्थियों को यहाँ से बाहर निकालना होगा। वोल्डेमॉर्ट मेरी जान लेना चाहता है, लेकिन कुछ और लोगों के मरने से उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस वक्त नहीं, जब वो जानता है कि मैं हॉर्क्रक्सों पर हमला कर रहा हूँ। हैरी ने अपने दिमाग में वाक्य पूरा किया। तुम डंबलडोर के आदेश पर काम कर रहे हो? उन्होंने हैरानी से दोहराया। फिर वे पूरी तरह तनकर खड़ी हो गई। जब तुम इस चीज की तलाश करोगे तब तक हम स्कूल को तुम जानते हो कौन से सुरक्षित रखेंगे। क्या यह संभव है? लगता तो है, प्रोफेसर मैगोनिकल ने रूखेपन से कहा। देखो, हम टीचर भी जादू करने के मामले में अनाड़ी नहीं है। मुझे यकीन है कि अगर हम सब पूरी कोशिश करेंगे तो उसे कुछ समय तक रोक सकते हैं। जाहिर है प्रोफेसर स्नेप का कुछ करना होगा। मुझे और अगर हॉगवर्ट्स की घेराबंदी करना है और शैतानी शहंशाह से लड़ना है तो अच्छा यही रहेगा कि ज्यादा से ज्यादा मासूम बच्चों को यहाँ से बाहर निकाल दिया जाए। लेकिन कैसे? छू नेटवर्क मंत्रालय की निगरानी में है और हॉगवर्ट्स के मैदान में अंतर्ध्यान होना असंभव है। एक तरीका है, हैरी ने जल्दी से कहा और हॉग्समीड जाने वाले रास्ते के बारे में उन्हें बताया। पॉटर, हम सैकड़ों विद्यार्थियों के बारे में बात कर रहे हैं। मैं जानता हूँ प्रोफेसर, लेकिन अगर वोल्डेमॉर्ट और प्राणभक्षियों का ध्यान स्कूल की सीमाओं पर केंद्रित है तो उनकी रुचि हॉग्समीड में अंतर्ध्यान होने वाले बच्चों में नहीं रहेगी। यह बात तो ठीक है, उन्होंने सहमत होते हुए कहा। उन्होंने अपनी छड़ी कैरो भाई बहन की तरफ की। तत्काल उनके बंधे शरीर पर एक सफेद जाल गिरा, जिसने उन्हें चारों तरफ से बांधकर हवा में उठा दिया। अब वे दो बड़े गंदे समुद्री प्राणियों की तरह नीली और सुनहरी छत से लटक रहे थे। चलो, हम हाउस प्रमुखों को चेतावनी दे देते हैं। अच्छा रहेगा कि तुम चोगा पहन लो। वे दरवाजे की तरफ बढ़ी और ऐसा करते समय उन्होंने अपनी छड़ी तान कर हिलाई। छड़ी की नोक से 3 सफेद बिल्लियां निकली, जिनकी आंखों के चारों तरफ चश्मे के निशान थे। पितृदेव बिना आवाज किए आगे दौड़ते रहे और घुमावदार सीढ़ी पर उजाला करते रहे। प्रोफेसर मैगोनिकल, हैरी और लूना तेजी से नीचे उतरने लगे। वे गलियारे में भागे। एक एक करके पितृदेव उनसे अलग हो गए। प्रोफेसर मैगोनिकल का चौकड़ी वाला ड्रेसिंग गाउन फर्श पर सरसराने लगा। हैरी और लूना चोगा ओढ़कर उनके पीछे भाग रहे थे। 2 और मंजिल उतरने के बाद उन्हें अपने करीब धीमे कदमों की आवाज सुनाई देने लगी। यह आवाज सबसे पहले हैरी को सुनाई दी, जिसका निशान अब भी टीस मार रहा था। उसने गले में बंधे पाउच में से हॉगवर्ट्स का नक्शा निकालने के बारे में सोचा, लेकिन इससे पहले ही मैगोनिकल को भी कदमों की आहट सुनाई दी। वे रुकी और शाप देने के लिए अपनी छड़ी उठाकर बोली, कौन है? मैं हूँ, एक धीमी आवाज आई। एक सूट ऑफ आर्मर के पीछे से सीवियरस स्नेप बाहर निकला। उसे देखते ही हैरी के अंदर नफरत उबलने लगी। स्नेप के भयंकर अपराधों को याद करने के चक्कर में वह उसके हुलिये का विस्तृत वर्णन भूल ही गया था। वह भूल गया था कि किस तरह उसके तेल से सने काले बाल पर्दे की तरह उसके दुबले चेहरे पर झूलते थे और किस तरह उसकी काली आंखों में एक बेजान ठंडा भाव रहता था। स्नेप रात के कपड़ों के बजाय जाने पहचाने काले चोगों में थे। उसने भी लड़ने के लिए अपनी छड़ी उठा रखी थी। उसने धीरे से पूछा, कैरो भाई बहन कहाँ हैं? सिवियरस, मुझे लगता है वही होंगे जहां तुमने उन्हें रहने के लिए कहा होगा, प्रोफेसर मैगोनिकल बोली।
स्नेप करीब आया और उसकी निगाह प्रोफेसर मैकगोनागल के ऊपर से होती हुई उसके आसपास की हवा पर पड़ी, जैसे वह जानता हो कि हैरी वहीं कहीं है। हैरी ने भी अपनी छड़ी उठा ली और हमले के लिए तैयार हो गया। मुझे लग रहा था, स्नेप ने कहा, कि इलेक्टो ने घुसपैठिए को पकड़ लिया था। सचमुच? प्रोफेसर मैकगोनागल ने कहा। और तुम्हें यह कैसे पता चला? स्नेप ने अपनी बाई बांह हल्के से हिलाई, जहां उसकी चमड़ी पर शैतानी निशान बना था। ओह, जाहिर है, प्रोफेसर मैकगोनागल ने कहा। मैं तो भूल ही गई थी कि तुम प्राणभक्षियों के पास संप्रेषण के गोपनीय साधन हैं। स्नेप ने उनकी बात अनसुनी करने का नाटक किया। उसकी निगाहें अब भी उनके आसपास की हवा को टटोल रही थी। वह धीरे धीरे करीब आ रहा था, जैसे इस तरफ उसका ध्यान ही नहीं हो कि क्या हो रहा है। मुझे पता नहीं था कि आज रात को गलियारे में पहरेदारी करने की तुम्हारी बारी थी, मिनर्वा। तुम्हें कोई आपत्ति है? मैं सोच रहा हूँ कि इतनी रात को आखिर कौन सी चीज तुम्हें बिस्तर से बाहर ला सकती है। मुझे लगा था कि मैंने कोई शोर सुना है, प्रोफेसर मैकगोनागल ने कहा। अच्छा, लेकिन सब कुछ शांत लगता है। स्नेप ने उनकी आंखों में देखा। क्या तुमने हैरी पॉटर को देखा है, मिनर्वा? क्योंकि अगर तुमने देखा हो तो मैं इस बात पर जोर देना चाहूंगा। प्रोफेसर मैकगोनागल ने इतनी तेजी से हरकत की कि हैरी को अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ। उनकी छड़ी हवा में लहराई और एक पल के लिए तो हैरी ने सोचा कि स्नेप बेहोश होकर गिर जाएगा, लेकिन उसने इतनी फुर्ती से कवच सम्मोहन भरा कि प्रोफेसर मैकगोनागल का संतुलन गड़बड़ा गया। मैकगोनागल ने अपनी छड़ी दीवार पर टंगी मशाल की तरफ की और मशाल अपने खांचे से उड़कर बाहर आ गई। हैरी स्नेप को शाप देने वाला था, लेकिन लूना ने उसे पकड़कर नीचे आती लपटों के रास्ते से दूर कर लिया, जो आग के गोले में बदलकर गलियारे में भर गई। फिर वे रस्सी की तरह स्नेप की ओर उड़ी, लेकिन आग बड़े काले सांप में बदल चुकी थी, जिसे मैकगोनागल ने धमाका करके धुएं में बदल दिया, जो कुछ ही पलों में रूप बदलकर ठोस बन गया और उड़ते खंजरों में बदल गया। स्नेप ने उन खंजरों से बचने के लिए सूट ऑफ आर्मर को अपने सामने कर लिया और गूंजती खन की आवाजों के साथ खंजर एक के बाद एक आर्मर के सीने में घुस गए। मिनर्वा! एक चिचियाती आवाज आई और हैरी ने मुड़कर देखा। वो अब भी उड़ते मंत्रों से लूना को बचाने की कोशिश कर रहा था। हैरी ने देखा कि प्रोफेसर फिल्टविक और स्प्राउट रात के कपड़ों में गलियारे में भागते हुए आ रहे थे। उनके पीछे भारी भरकम प्रोफेसर स्लगहॉर्न भी हाफते हुए चले आ रहे थे। नहीं! प्रोफेसर फिल्टविक अपनी छड़ी उठाते हुए चिल्लाए। अब तुम हॉगवर्ट्स में और हत्याएं नहीं कर सकोगे। प्रोफेसर फिल्टविक का मंत्र उस सूट ऑफ आर्मर से टकराया जिसके पीछे स्नेप ने शरण ली थी। जोरदार आवाज के साथ वह सजीव हो गया। स्नेप जूझकर इसकी कस्ती बाहों से आजाद हुआ और उसने इसे अपने पर हमला करने वाले की तरफ उड़ाकर भेज दिया। हैरी और लूना को इससे बचने के लिए एक तरफ गोता लगाना पड़ा, जब यह दीवार से टकराकर टूट गया। जब हैरी ने दोबारा ऊपर देखा तो स्नेप पूरी तेजी से भाग रहा था। मैकगोनागल, फिल्टविक और स्प्राउट उसके पीछे दौड़ रहे थे। स्नेप एक क्लासरूम के दरवाजे के अंदर गया और कुछ पल बाद हैरी को मैकगोनागल के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। डरपोक! डरपोक! क्या हुआ? लूना ने पूछा। हैरी ने उसे उठाकर खड़ा किया और वे गलियारे में भागे। अदृश्य चोगा उनके पीछे सरसरा रहा था। वे उस वीरान क्लासरूम में पहुंच गए जहां प्रोफेसर मैकगोनागल, फिल्टविक और स्प्राउट टूटी खिड़की के पास खड़े थे। वह कूद गया, प्रोफेसर मैकगोनागल ने कहा जब हैरी और लूना दौड़ते हुए कमरे में घुसे। आपका क्या मतलब है? वह मर गया? हैरी ने दौड़कर खिड़की के पास पहुंचते हुए कहा और उसके अचानक दिखने पर निकली फिल्टविक और स्प्राउट की सदमे भरी चीखों को नजरअंदाज कर दिया। नहीं, वह मरा नहीं है, प्रोफेसर ने कटुता से कहा। गिरते समय डंबलडोर के पास छड़ी नहीं थी, लेकिन उसके पास थी और ऐसा लगता है कि उसने अपने मालिक से कुछ चालें सीख ली हैं। दहशत की सुरसुरी के साथ हैरी ने दूर पर विशाल चमगादड़ जैसे आकार को देखा, जो अंधेरे में उड़ता हुआ हॉगवर्ट्स महल की सीमाओं की ओर आ रहा था। पीछे भारी कदमों और हांफने की आवाज सुनाई दी। स्लगहॉर्न अभी अभी वहां आए थे। हैरी! वे पन्ने जैसे हरे रेशमी चोगे के नीचे अपने विशाल सीने को मलते और हाँफते हुए बोले, मेरे प्यारे बच्चे, कितने आश्चर्य की बात है। मिनर्वा, कृपया बताएं, सीवियरियस क्या? हमारा हेडमास्टर छुट्टी मनाने चला गया है, प्रोफेसर मैकगोनागल ने खिड़की में स्नेप के आकार के छेद की तरफ इशारा करते हुए कहा। प्रोफेसर! हैरी अपने माथे पर हाथ रखकर चिल्लाया। वह अब अपने नीचे सजीव लाशों से भरी झील को फिसलते देख रहा था। उसने भुतहा हरी नाव को किनारे से टकराते महसूस किया और उसके दिल में हत्या का विचार था। प्रोफेसर, हमें स्कूल की घेराबंदी करनी होगी, वो इसी समय आ रहा है।
बहुत बढ़िया। तुम जानते हो कौन आ रहा है? प्रोफेसर मैकगोनिकल ने बाकी टीचर से कहा। स्प्राउट और फिल्टविक के मुंह से आह निकल गई। स्लगहॉर्न ने हल्की सी दर्द भरी कराह निकाली। पॉटर को डंबलडोर के आदेश पर महल में कुछ काम करना है। हमें इस जगह पर हर वह सुरक्षात्मक इंतजाम करना है जो हम कर सकते हैं। तब तक पॉटर वह काम कर लेगा जो वह करना चाहता है। जाहिर है तुम्हें एहसास होगा कि हम चाहे जो करें, पर तुम जानते हो कौन को हमेशा के लिए बाहर नहीं रख सकते, फिल्टविक ने कहा। लेकिन हम उसे कुछ समय तक तो रोक ही सकते हैं, प्रोफेसर स्प्राउट ने कहा। धन्यवाद पेमोना, प्रोफेसर मैकगोनिकल ने कहा, और दोनों जादूगरनियों के बीच गंभीर समझ भरी नजरों का आदान प्रदान हुआ। मेरा सुझाव है कि हम इस जगह के चारों ओर मूलभूत सुरक्षा कर दें और फिर विद्यार्थियों को इकट्ठा करके बड़े हॉल में मिलें। ज्यादातर विद्यार्थियों को यहाँ से निकालना पड़ेगा। हालांकि अगर बालिग विद्यार्थी रुककर लड़ना चाहे तो मुझे लगता है कि उन्हें मौका दिया जाना चाहिए। ठीक कहा, प्रोफेसर स्प्राउट ने कहा, जो दरवाजे की तरफ तेजी से चल दी थीं। मैं अपने हाउस के विद्यार्थियों के साथ 20 मिनट में बड़े हॉल में मिलती हूँ। जब वे दौड़ती हुई ओझल हुई तो उन्हें उनके बुदबुदाने की आवाज सुनाई दी। जहरीला टेंटाकुला, लड़ाकू पेड़ और अम्लकंद रस। हाँ, मैं प्राणभक्षियों को इनसे लड़ते देखना चाहूंगी। मैं यहाँ से काम कर सकता हूँ, फिल्टविक ने कहा, और हालांकि वे टूटी खिड़की के बाहर मुश्किल से देख सकते थे, लेकिन उन्होंने अपनी छड़ी उसमें से बाहर निकाली और बहुत जटिल मंत्र बुदबुदाने लगे। हैरी को अजीब सी आवाज आई, जैसे फिल्टविक मैदान में हवा की शक्ति को प्रवाहित कर रहे हों। प्रोफेसर, हैरी ने सम्मोहन विषय के बौने टीचर के पास पहुंचते हुए कहा। प्रोफेसर, बीच में बोलने के लिए माफी चाहता हूँ, लेकिन यह महत्वपूर्ण है। क्या आपको पता है कि चीलघात का किरीट कहाँ है? रक्षात्मक भयंकरतम चीलघात का किरीट, प्रोफेसर फिल्टविक बोले। थोड़ा ज्यादा बुद्धि होने से हमेशा फायदा होता है पॉटर, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इस स्थिति में इससे ज्यादा कुछ फायदा हो सकता है। मेरा मतलब सिर्फ यह है कि क्या आप जानते हैं कि यह कहाँ है? क्या आपने इसे कभी देखा है? देखा है? किसी भी जीवित व्यक्ति ने इसे नहीं देखा है। यह बहुत पहले समय खो गया था लड़के। हैरी को गहरी निराशा और दहशत का मिला जुला एहसास हुआ। तो फिर हॉर्क्रक्स कौन सी चीज हो सकती है? हम तुमसे और तुम्हारे चीलघात के विद्यार्थियों से बड़े हॉल में मिलते हैं फिलियस, प्रोफेसर मैकगोनिकल ने कहा, और हैरी तथा लूना को अपने पीछे आने का इशारा किया। वे अभी दरवाजे तक पहुंचे थे कि तभी स्लगहॉर्न की आवाज आई। उनका चेहरा पीला और पसीने से भरा था और उनकी भारी मूंछ थिरक रही थी। वे बोले, ओहो, हो क्या रहा है? मुझे तो इसमें समझदारी नहीं लगती है मिनर्वा। जानती हो, वह अंदर आने का कोई ना कोई रास्ता ढूंढ ही लेगा, और जो भी उसे रोकने का कोशिश करेगा वह बहुत गंभीर खतरे में होगा। मैं आपसे उम्मीद करती हूँ कि आप नागशक्ति के विद्यार्थियों को लेकर 20 मिनट में बड़े हॉल में आ जाएं, प्रोफेसर मैकगोनिकल ने कहा। अगर आप भी अपने विद्यार्थियों के साथ यहाँ से जाना चाहते हैं तो हम आपको नहीं रोकेंगे, लेकिन अगर आप में से किसी ने भी हमारे काम में अड़ंगा डालने की कोशिश की या इस महल के भीतर हमारे खिलाफ हथियार उठाए तो हॉरेस, हमें जानलेवा द्वंद्व युद्ध करना होगा। मिनर्वा, स्लगहॉर्न ने बहुत चक्के दिखते हुए कहा। अब समय आ गया है कि नागशक्ति हाउस को अपनी वफादारी के बारे में फैसला कर लेना चाहिए, प्रोफेसर मैकगोनिकल ने बीच में टोकते हुए कहा। हॉरेस, जाकर अपने विद्यार्थियों को जगाएं। हैरी स्लगहॉर्न को थूक उड़ाते देखने के लिए नहीं रुका। वह और लूना प्रोफेसर मैकगोनिकल के पीछे भागे, जिन्होंने गलियारे के बीच में अपनी जगह ले ली थी और अपनी छड़ी ऊपर उठा ली थी। समस्त मूर्तियों, ओह भगवान के लिए फिल्च, अभी नहीं। बूढ़ा चौकीदार लंगड़ाता हुआ आ रहा था और चिल्ला रहा था, विद्यार्थी कमरे से बाहर है, विद्यार्थी गलियारों में है। उन्हें वही होना चाहिए मूर्ख, प्रोफेसर मैकगोनिकल चिल्लाई। अब जाकर कोई अच्छा काम करो, पीस को खोदो। पीस? फिल्च बुदबुदाया, जैसे उसने नाम पहले कभी सुना ही ना हो। हाँ, पीव्स मूर्ख, पीव्स। क्या तुम 25 सालों से उसके बारे में शिकायत नहीं कर रहे हो? उसे तत्काल बुला कर लाओ। फिल्च को निश्चित रूप से लगा था कि प्रोफेसर मैकगोनिकल का दिमाग चल गया है, लेकिन वह कंधे झुकाकर बड़बड़ाता हुआ वहां से चल दिया। और अब समस्त मूर्ति चली तो, प्रोफेसर मैकगोनिकल चिल्लाई। गलियारे की सभी मूर्तियां और सूट ऑफ आर्मर अपने चबूतरों से नीचे कूद गए। ऊपर नीचे के गूंजते धमाकों से हैरी समझ गया कि पूरे महल में ऐसा ही हुआ है। हॉगवर्ट्स खतरे में है, प्रोफेसर मैकगोनिकल चिल्लाई। सीमाओं पर पहरा दो, हमारी रक्षा करो, स्कूल के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करो। खड़खड़ करती और चिल्लाती मूर्तियों का झुंड हैरी के पास से निकल गया। कुछ मूर्तियां बहुत छोटी थी तो कुछ इंसानों से भी कहीं ज्यादा बड़े आकार की थी। कुछ मूर्तियां जानवरों की भी थीं। यहाँ तक कि सूट ऑफ आर्मर भी तलवारें चमका रहे थे और जंजीरों पर लगी नुकीली गेंदें लहरा रहे थे। मैकगोनिकल ने कहा,
पॉटर, अब अच्छा यही रहेगा कि तुम और मिस लवगुड जाकर अपने दोस्तों को बड़े हॉल में ले आओ। मैं जाकर गुरुद्वार के विद्यार्थियों को जगाती हूँ। वे आगे वाली सीढ़ियों पर पहुंचकर अलग अलग रास्ते चल दिए। हैरी और लूना आवश्यकता कक्ष के छिपे दरवाजे की तरफ भागे। भागते समय रास्ते में उन्हें विद्यार्थियों की भीड़ मिली। ज्यादातर विद्यार्थी पजामे के ऊपर यात्री चोगे पहने थे और टीचर्स तथा फिल्टविक उन्हें बड़े हॉल की तरफ ले जा रहे थे। वह पॉटर है, हैरी पॉटर। वही था, मैं कसम खाता हूँ, मैंने अभी अभी उसे देखा है। लेकिन हैरी ने पलटकर नहीं देखा और आखिरकार वे आवश्यकता कक्ष के सामने पहुंच गए। हैरी सम्मोहित दीवार से टिका, जिसने हटकर उन्हें रास्ता दे दिया। वह लूना सीढ़ियों की तरफ लपके। क्या? जब कमरा दिखने लगा तो हैरी सदमे में कुछ सीढ़ियां फिसल गया। कमरा अब काफी भर चुका था। जब वो यहाँ से गया था उसके मुकाबले अब यहाँ पहले से बहुत ज्यादा भीड़ थी। किंग्सले और ल्यूपिन उसकी तरफ देख रहे थे। साथ ही ओलिवेंडर वुड, कैटी बेल, एंजेलिना जॉनसन, एलिसिया स्पिनेट, बिल, फ्लर तथा मिस्टर और मिसेस वीजली भी आ गए थे। हैरी, क्या हो रहा है? ल्यूपिन ने सीढ़ियों के मुहाने पर उसके पास आते हुए पूछा। वोल्डेमॉर्ट रास्ते में है, टीचर्स स्कूल की घेराबंदी कर रहे हैं, स्नेप भाग गया है। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आपको कैसे पता चला? हमने डंबलडोर की सेना की बाकी सदस्यों को संदेश भेजे थे, फ्रेड ने स्पष्ट किया। हैरी, तुम यह तो नहीं सोच सकते कि कोई इस मजे को छोड़ना चाहेगा? डंबलडोर की सेना ने मायापंछी के समूह को खबर कर दी और इस तरह सभी लोग आ गए। पहले क्या करना है हैरी? जॉर्ज ने पूछा। क्या हो रहा है? टीचर्स छोटे बच्चों को बाहर निकाल रहे हैं और सभी लोग बड़े हॉल में योजना बनाने के लिए मिल रहे हैं, हैरी ने कहा। हम लड़ रहे हैं। जोरदार शोर हुआ और लोग तेजी से सीढ़ियों के मुहाने की तरफ बढ़ने लगे। जब वे इसके पास से निकले तो वो दीवार से टिक गया। मायापंछी के समूह के सदस्य, डंबलडोर की सेना और हैरी की पुरानी क्विडिच टीम के बहुत सारे सदस्य आ चुके थे। सबकी छड़ियां बाहर थी और वे बड़े हॉल की तरफ जा रहे थे। चलो लूना, पास से गुजरते समय डीन ने हाथ बढ़ाते हुए कहा। लूना ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसके पीछे पीछे सीढ़ियां चढ़ने लगी। भीड़ अब छट गई थी। आवश्यकता कक्ष में सिर्फ मुट्ठी भर लोग ही बचे थे। करीब पहुंचने पर हैरी ने देखा कि मिसेस वीजली जिनी से जूझ रही थी। उनके आसपास ल्यूपिन, फ्रेड, जॉर्ज, बिल और फ्लर खड़े थे। तुम नाबालिग हो, मिसेस वीजली अपनी बेटी पर चिल्ला रही थी। मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगी। लड़के तो कर सकते हैं लेकिन तुम्हें घर जाना होगा। मैं नहीं जाऊंगी, जिन्नी ने बाल लहराए जब उसने अपनी माँ की पकड़ से बांह छुड़ाई। मैं डंबलडोर की सेना में हूँ। किशोरों का गैंग, फ्रेड बोला। किशोरों का गैंग ही अब उसे हराने वाला है, जिसकी आज तक किसी ने हिम्मत भी नहीं की है। वह 16 साल की है, मिसेस वीजली चिल्लाई। वह बालिग नहीं हुई है। तुम दोनों क्या सोचकर उसे अपने साथ ले आए? फ्रेड और जॉर्ज थोड़े शर्मिंदा दिखने लगे। मम्मी ठीक कह रही हैं जिनी, बिल ने धीरे से कहा। तुम यह नहीं कर सकती। हर नाबालिग को यहाँ से जाना होगा। मैं घर नहीं जाऊंगी, जिनी चिल्लाई और उसकी आंखों में गुस्से के आंसू चमकने लगे। मेरा पूरा परिवार यहाँ है। मैं वहां अकेले इंतजार नहीं कर सकती। मुझे कुछ भी पता नहीं चलेगा। और उसकी नजरें हैरी से पहली बार मिली। उसने आग्रह भरी निगाहों से हैरी की तरफ देखा, लेकिन हैरी ने अपना सिर हिला दिया, जिससे जिनी ने कटुता से चेहरा घुमा लिया। ठीक है, उसने हॉग्सहेड की सुरंग के दरवाजे को घूरते हुए कहा। तो फिर मैं जाती हूँ। और धमकी आवाज आई। सुरंग में से आ रहा कोई व्यक्ति लड़खड़ा कर गिर गया था। उसने सबसे नजदीक की कुर्सी का सहारा लेकर खुद को उठाया और सींग के फ्रेम वाले तिरछे चश्मे से चारों तरफ देखते हुए बोला, मुझे ज्यादा देर तो नहीं हुई, लड़ाई शुरू तो नहीं हुई, मुझे अभी अभी पता चला है, इसलिए मैं पर्सी खामोश हो गया। जाहिर है उसे अपने परिवार के ज्यादातर सदस्यों के यहाँ मिलने की उम्मीद नहीं थी। हैरानी का लंबा पल तभी टूटा जब फ्लर ने ल्यूपिन की ओर मुड़कर तनाव कम करने की स्पष्ट कोशिश करते हुए उनसे पूछा, तो मम्मा डैडी कैसा है? ल्यूपिन ने हैरान होकर पलकें झपकाई। वीजली परिवार की खामोशी बर्फ की तरह सख्त होने लगी। अच्छा हाँ, वह अच्छा है, ल्यूपिन ने जोर से कहा। हाँ, टोंक्स उसके पास है, उसकी माँ के यहाँ। पर्सी और वीजली परिवार के बाकी सदस्य स्थिर होकर एक दूसरे को घूर रहे थे। यह देखो, मेरे पास तस्वीर है, ल्यूपिन चिल्लाए और अपनी जैकेट के भीतर से एक फोटो निकालकर फ्लर और हैरी को दिखाई। उसमें चमकते फिरोजी बालों वाला एक छोटा सा बच्चा कैमरे की तरफ मोटी मुट्ठियां लहरा रहा था। मैं मूर्ख था, पर्सी इतनी तेजी से गरजा कि ल्यूपिन के हाथ से फोटो छूटते छूटते बची। मैं मूर्ख था, मैं घमंडी बरबोला था, मैं मंत्रालय प्रेमी, परिवार विरोधी, शक्ति लोभी गधा था, फ्रेड ने कहा। पर्सी ने थूक निकला। हाँ, मैं यह सब था।
तो फिर ठीक है, तुम इससे ज्यादा क्या कर सकते हो? फ्रेड ने पर्सी की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहा। मिसेस वीजली फूट फूट कर रोने लगी। वे आगे की तरफ भागी और फ्रेड को एक तरफ हटाकर पर्सी को गले से लगा लिया। पर्सी उनकी पीठ थपथपाने लगा, लेकिन उसकी नजरें अपने पिता पर टिकी हुई थी। मुझे अफसोस है डैड, पर्सी ने कहा। मिस्टर वीजली जल्दी जल्दी पलके झपकाने लगे। फिर वे भी अपने बेटे को गले लगाने चल दिए। तुम्हें समझ कैसे आई पर्सी? जॉर्ज ने पूछा। समझ तो काफी समय पहले ही आ गई थी, पर्सी ने यात्री चौके के कोने से आंखें पोंछते हुए कहा। लेकिन मुझे बाहर निकलने का तरीका खोजना था। मंत्रालय में रहकर यह करना आसान नहीं था। वे लोग गद्दारों को कैद कर रहे थे। मैं एबरफोर्ड से संपर्क करने में कामयाब हो गया और उसने मुझे 10 मिनट पहले खबर दी कि हॉगवर्ट्स में जंग शुरू हो रही है, इसलिए मैं यहाँ आ गया। ऐसे समय हम अपने प्रीफेक्ट से नेतृत्व की उम्मीद भी करते हैं, जॉर्ज ने पर्सी के लच्छेदार लहजे की नकल करते हुए कहा। अब हम ऊपर चलते हैं और लड़ते हैं, वरना सभी अच्छे प्राण भक्षुओं को कोई और पकड़ लेगा। तो तुम मेरी भाभी हो? पर्सी ने फ्लर से हाथ मिलाते हुए कहा, जब वे जल्दी से बिल, फ्रेड और जॉर्ज के साथ सीढ़ियों की तरफ जाने लगे। जिनी! मिसेस वीजली गरजी। समझौते की आड़ में जिनी चोरी से ऊपर की मंजिल पर जाने की कोशिश कर रही थी। मॉली, यह कैसा रहेगा? ल्यूपिन ने कहा। जिनी यहाँ क्यों नहीं रुक सकती? इससे वो कम से कम घटना स्थल पर ही रहेगी और उसे पूरी जानकारी रहेगी, लेकिन वह लड़ाई के बीच में नहीं रहेगी। मैं अच्छा विचार है, मिस्टर वीजली दृढ़ता से बोले। जिनी, तुम इसी कमरे में रहना, ठीक है? जिनी को यह विचार ज्यादा पसंद नहीं आया, लेकिन अपने पिता की असामान्य रूप से सख्त नजर को देखते हुए उसने सिर हिलाकर हाँ कर दी। मिस्टर और मिसेस वीजली तथा ल्यूपिन भी सीढ़ियों की तरफ चल दिए। रॉन कहाँ है? हैरी ने पूछा। हरमाइनी कहाँ है? लगता है वे लोग पहले ही बड़े हॉल में चले गए होंगे, मिस्टर वीजली ने पीछे मुड़कर कहा। हैरी बोला, मैंने उन्हें अपने पास से गुजरते नहीं देखा। वे लोग किसी बाथरूम का जिक्र कर रहे थे, जिनी ने कहा। तुम्हारे जाने के तत्काल बाद ही। बाथरूम? हैरी कमरे के पार के एक खुले दरवाजे की ओर भागा। उसने बाथरूम में झांक कर देखा, वह खाली था। तुम्हें यकीन है कि उन्होंने बाथरूम कहा? लेकिन तभी उसका निशान दुखने लगा और आवश्यकता कक्ष गायब हो गया। वह लोहे के ऊंचे गेट के सामने खड़ा था, जिसके दोनों तरफ के स्तंभों पर पंखदार वराह लगे थे। वह अंधेरे मैदान के पार रोशनी से चमकते महल की ओर देख रहा था। नगीनी उसके कंधों पर लिपटी हुई थी। उसके भीतर उद्देश्य का वही ठंडा क्रूर एहसास था जो हत्या से पहले हमेशा होता था।